बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहांपनाह, जरूर दूंगा। खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे नीचे से सारी दुनिया को नापकर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। एक दिन जब कि कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, बादशाह बीरबल के साथ अपने बाग में टहलते हुए धूप खा रहे थे। उनके मन में अचानक एक तरंग उठी और उसके निराकरण के लिए बीरबल को मध्यस्थ बनाकर पूछे है, कौन बोलने को चाहे और कौन चाहे है चुप? कौन चाहे है बरसना, कौन चाहे है धूप? इतना कहने के साथ ही बादशाह बीरबल को धमकाकर बोले, यदि आज के चारों सवालों का समुचित उत्तर न दे सकोगे तो जान से मारे जाओगे। बीरबल को बादशाह का कथन सुनकर बड़ी करुणा आई, क्योंकि बादशाह सचमुच उसकी जान मारने को उतारू हो गए थे। दूसरे करुणा इसलिए आई कि इतने छोटे से प्रश्न के लिए बादशाह इतना उग्र रूप क्यों धारण करते हैं। इसका उत्तर तो एक बुद्धिमान लड़का भी समझकर दे सकता है। खैर, इस समय तो अपनी जान बचानी चाहिए। ऐसा विचार कर वह बोला, मालो बरसन को चाहे धोबी के मन धूप, साई चाहे बोलना
चोर चहे जूचू। बादशाह को बीरबल का यह युक्तिसंगत दोहा बहुत भला मालूम हुआ, परंतु वह उससे और भी सरलार्थ चाहते थे, इसलिए फिर बोले, बीरबल, आपका यह दोहा काटने लायक नहीं है, फिर भी मुझे इससे पूरा संतोष नहीं हुआ, इसलिए कोई दूसरी विधि से और स्पष्ट कर मुझे समझावो। बीरबल ने कहा, बहुत अच्छा, और यह दूसरा दोहा रचकर पढ़ सुनाया। अति का भला न बोलना, अति की भली न धूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। फिर भी बादशाह संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से दूसरा उत्तर मांगा। तब बीरबल बोला, हे पृथ्वीनाथ, सबका मूल मंत्र यह है कि अपनों अपनी सभी चाहते हैं। मैं इस संबंध का एक दास्तान आपको सुनाता है, शायद उससे आप संतुष्ट हो जाए। एक गरीब बाप के दो लड़कियां थीं। उसने उनमें से एक को तो बागवान के घर ब्याहा और दूसरी को कौहार से। जब कुछ दिनों के बाद उनसे मिलने गया तो पहले बागवान के घर गया। वहां पहुंचकर कुशल प्रश्न के पश्चात अपनी कन्या का चेहरा उतरा हुआ देखकर उसके सोच का कारण पूछा। वह बोली, हे पिताजी, मैं अपने दुख की बात आपसे क्या सुनाऊं? उसका छूटना ईश्वर के हाथ है। इधर कितने ही दिनों से अवर्षण हो रहा है, जिस कारण सारा बाग का बाग सूखा जा रहा है। उसमें न तो अच्छे फूल आते हैं और न फल ही। तब वह वहां से विदा हो अपनी दूसरी लड़की से मिलने कौहार के घर गया। वह लड़की मन मारकर द्वार पर बैठी हुई थी। पिता से मिलकर बड़ी प्रसन्न हुई और अपना सारा दुखड़ा सुनाकर फिर मौन हो गई। पिता ने उसकी ऐसी उदासी का कारण पूछा तो वह बोली, हे पिताजी, मैं आपसे अपने दुख की बात क्या कहूं? इधर कई दिनों से मैं बराबर बरस रहा है। न बर्तन सूखने पाते हैं और न सूखी गोहरी ही आवा लगाने को मिलती है। सब हाल रोजगार बंद है। न मालूम इस बारिश का क्रम कब तक जारी रहेगा। पिता अपनी दोनों लड़कियों की पृथक पृथक चाहना सुनकर चुप रह गया और सोचने लगा, यह सब कुछ नहीं, हम जीवधारी अपनी अपनी चाहते हैं, परंतु ईश्वर किसकी करे और किसकी न करे। वह जो कुछ करता है सब भला हो करता है। इस दृष्टांत को सुनाकर बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, यूं तो पेशे के अनुसार सबकी चाहना अलग अलग होती है, परंतु आपके प्रश्नों का वही ठीक उत्तर है जो मैंने पहले दोनों दोहों में आपको सुनाया है। बादशाह बीरबल के उत्तर से बहुत संतुष्ट हुए। संध्या का समय था। अकबर अपने बाग में दरबारियों के साथ राजकीय विषयों पर विचार कर रहा था। इतने में तानसेन ने अपनी सारंगी मिलानी शुरू की। सबका ध्यान तानसेन के वाद्य की तरफ आकृष्ट हो गया। दरबार का शेष कार्य स्थगित कर दिया गया। तानसेन ने एक मनहरन एक सारंगी पर छेड़ी। चारों तरफ से वाह वाह की छियालीस आने लगी। बादशाह आनंदमग्न तकिए के सहारे लेटा हुआ सुन रहा था। चारों तरफ आनंद छा रहा था। इसी समय शहर का कोतवाल दो आदमियों को लिए हुए आया। उन आदमियों के कपड़े खून से लथपथ हो रहे थे। कोतवाल के अचानक आ पहुंचने से बड़ा रंग में भंग हो गया। बादशाह झल्ला गया और झिड़ककर कोतवाल से बोला, क्या तुमको इतनी भी तमीज न हुई कि यह समय दरबार का नहीं है? ऐसे मन बहलाव के समय बंदियों का लाना कहाँ तक उचित था? ये कैदी रात भर हवालात में रखे जा सकते थे। कल दरबार लगने पर इनके मामले पर विचार किया जा सकता था। फिर इतनी आतुरता दिखलाने का क्या कारण है? बादशाह की नाराजगी से कोतवाल सहम गया, परंतु बिना असलियत बतलाए भी काम नहीं चलते देखा। कुछ सोच समझकर उसने कहा, गरीब परवर, इसमें संदेह नहीं कि मैं इनको सुबह लेकर हाजिर हो सकता था, परंतु इनका मामला बड़ा बेढंगा है, जिस कारण मुझको विवश होकर इसी समय आना पड़ा।
उससे ऐसा सुनकर बादशाह कुछ शांत होकर बोला, अच्छी बात है। इनका अभियोग सुनाओ। कोतवाल ने कहा, आज जब मैं नगर में गश्त लगाते हुए व्यापारियों की मंडी में पहुंचा तो क्या देखता हूं कि एक जगह बहुतेरे आदमियों की भीड़ लगी हुई है। जब वहां गया तो इस अपरिचित मनुष्य को इस नगर व्यापारी से मार पीट करते देखा। यह अपरिचित मनुष्य नगर व्यापारी को झिड़क रहा था कि अरे दुष्ट, आज से 5-7 वर्ष पहले तू मेरा दास था और वहां से छिपकर भाग आया है। बड़े परिश्रम के बाद आज तुझे पकड़ लिया है, अब मेरे रुपए अदा कर। इसको झिड़कते देख नगर व्यापारी बोला, नालायक, दास तो मेरा तू है, तुझे मैं आज कितने ही वर्षों से ढूंढ रहा था, भाग्यवश इस समय हाथ लगा है। इनकी आपस की ऐसी लड़ाई देखकर मैं इन्हें गिरफ्तार कर सरकार में लाया है। अब आपकी जैसी मर्जी हो इनका निपटारा कीजिए। बादशाह ने उनसे साक्षी मांगी। नगर सौदागर ने कहा, गरीब परवर, आज 5 वर्ष का अरसा हुआ कि मैं अपना शहर ईरान छोड़कर दिल्ली आ बसा हूँ और यह हमारा नौकर इससे 2 वर्ष पहले ही मुझको छोड़कर भाग गया था। आज जब मैं बाजार में खरीद फरोख्त कर रहा था तो यह भी अचानक वहीं आ पहुंचा और मेरा हाथ पकड़कर बोला, तू मेरा गुलाम है, तू मेरा गुलाम है। मेरे व्यापारी होने का सारा शहर साक्षी है। जब पहला व्यापारी अपना बयान दे चुका तो दूसरा विदेशी व्यापारी बोला, पृथ्वीनाथ, यह झूठ बोलता है, क्योंकि ईरान का व्यापारी मैं हूं। इस शहर में मैं बिल्कुल नया नया आया है, इस कारण यहाँ का एक भी नागरिक मुझे नहीं पहचानता। यह जो इस नगर में शेरली के नाम से विख्यात हो रहा है सो इसका फर्जी नाम है। यह नसीबा नागी मेरा गुलाम है। 7 वर्ष का जमाना गुजरा जब मैं इसे दुकान पर छोड़ बाहर व्यापार के लिए गया था। मौका देख यह मेरी बहुत बड़ी रकम चुराकर भाग आया है। तभी से मैं इसकी खोज में दर दर ढूंढता फिरता हूँ। आज 7 वर्षों के बाद यहाँ मिला है। इनका अभियोग दरबार के सभी लोग बड़े गौर से सुन रहे थे। मामला भी बड़ा पेचीदा जान पड़ता था। दोनों ही सौदागर के लिबास में थे और दोनों की मुखाकृति जब यह मामला चल रहा था, इसी बीच एक सरदार अकबर साहब भी आ पहुंचे और नगर व्यापारी शेरली को कैदी की सूरत में देखकर बोले, शेरली, यह तुम्हारी क्या हालत है? तुम कैदी की सूरत में क्यों दिखाई पड़ रहे हो? शेरली को इस सरदार के आने से बड़ी तसल्ली हुई और बोला, सरदार साहब, आप भी जानते हैं कि मैं कितने वर्षों से इस नगर में व्यापार कर रहा हूं और यहाँ का बच्चा बच्चा मुझे पहचानता है। समय के फेर से व दैव की अकृपा से आज मैं अपने ही दास द्वारा अभिशापित किया जा रहा हूं। सरदार बादशाह को चिताकर बोला, गरीब परवर, यह शेरली आजकल का व्यापारी नहीं है, बल्कि लड़ाई के समय में इसने कई बार सरकार को रुपए की मदद देकर राजभक्ति प्रकट की है। शेरली की तरफ इशारा करके, शरली, यह तुम्हारी ही उदारता का कारण था कि मैंने गुजरात ऐसे सामर्थ्यशाली अधिपति पर विजय प्राप्त की थी। तुम्हारी वह मदद हमारी नहीं बल्कि बादशाह की मदद थी। सरकार की तरफ से तुमको अभी तक उसका कोई पुरस्कार नहीं मिला है। सरदार की इस सारगर्भित साक्षी से बादशाह खुश हो गया और बोला, शेरली को उस उपकार का बदला चुकाया जाएगा। बादशाह ने ईरान के सौदागर की तरफ इशारा करके कहा, क्यों भाई, तुमको भी किसी की साक्षी दिलानी है? यदि है तो उसे सामने लावो। सरदार की साक्षी से तो नगर व्यापारी का शेरली होना साबित होता है। ईरान का व्यापारी बोला, गरीब परवर, मैं इस स्थान में पहले पहल आया हूँ, यहाँ की भाषा तक नहीं समझता और न यहाँ पर मेरा कोई परिचित ही है। अभी मेरा सामान भी बाहर ही पड़ा हुआ है, उसको यहाँ लाने में अभी कई दिन व्यतीत हो जाएंगे, फिर मैं किसकी साक्षी हूँ?
हाँ, इतना जरूर है कि मैं दूर देशों से सुनता आ रहा हूँ कि आपके दरबार में बड़ा सच्चा न्याय होता है, इसलिए कृपया हमारा उचित न्याय करा दीजिए। दोनों फरीकैनों की बातें सुनकर एक सभासद ने बादशाह से अर्ज किया, पृथ्वीनाथ, यह मामला बड़ा ही बेढंगा दीख पड़ता है। इसका फैसला कवि गंग से कराया जाए। वे ऐसे मामलातों को महज खिलवाड़ मात्र समझा करते हैं। बेचारा कवि गंग बड़ा घबराया और झट बोल उठा, हजूर, बीरबल के रहते इसका न्याय करने की दूसरे की आवश्यकता नहीं है, अतएव इसका न्याय बीरबल से ही कराया जाए। वे इससे कभी इनकार नहीं कर सकते। बादशाह तो पहले ही से समझ रहा था। उसने बीरबल को आज्ञा दी, इस मामले को अच्छी तरह जांचकर न्याय करो। बीरबल ने भी सहर्ष स्वीकार किया। बीरबल की कार्रवाई शुरू हुई। वह दोनों व्यापारियों को पास बुलाकर उनसे बहुत प्रकार की पूछताछ की, परंतु फिर भी कुछ मतलब की बात हासिल न हुई। तब उसने एक नई सूझ निकाली। बीरबल उन दोनों सौदागरों को एक जगह खड़ा कराकर एक जल्लाद को नंगी तलवार लिए हुए बुलवाया। जब वह भाकर हाजिर हुआ तो बीरबल उससे बोला, क्या देखता है, गुलाम को अभी मार डाल। बीरबल के मुख से इतना शब्द निकलते ही जल्लाद तलवार लेकर झपटा। उसका झपटना था कि नगर व्यापारी यानी नकली शेरली अलग हट गया। बीरबल उसकी ऐसी हरकत देखकर तुरंत ताड़ गया कि असल में यही गुलाम है। उसने उसकी कलाई पकड़ ली। नकली शेरली ने भी अपना गुलाम होना स्वीकार कर लिया और वह तुरंत कैद कर लिया गया। अनंतर दरबारियों के पूछने पर उसने कहा, असल में मैं ही अपने इस ईरानी मालिक असली शेरली का गुलाम था। मेरी आदत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। मैं हमेशा इसे हटाने को ताक में था। जब मेरा मालिक मुझे दुकान पर अकेला छोड़कर बाहर चला गया तो मेरी नियत बिगड़ी और उसका बहुत सा माल लेकर वहां से भाग निकला। घूमते फिरते यहाँ पहुंचा और उस चोरी के रुपयों से व्यापार करने लगा। चूंकि इस काम को मैंने अपने मालिक के यहाँ हो सीख लिया था, इस कारण व्यापार चलाने में मुझे कोई दिक्कत न पड़ी और मेरा काम धड़ल्ले से चलने लगा। अब मैं असली शेरली के नाम से विख्यात हो गया हूँ। इतने दिनों के परिश्रम से जो मैंने भारत वर्ष में अपना नाम प्रख्यात किया था, सो आज दैव के प्रकोप से मिट्टी में मिल गया। अब मुझसे गुलामी करते नहीं बनेगी, अतएव कृपा कर मुझे प्राण दंड की आज्ञा दीजिए। बादशाह ने शेरली से पूछा, शेरली, अब तुम इस आदमी को क्या करना चाहते हो? शेरली बोला, गरोव परवर, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात रह गई, अब आपके जी में जो आवे सो कीजिए। शेर अली के ऐसे संतोषप्रद वाक्यों से बादशाह को बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु उसने अपना राज किसी पर जाहिर न किया। बेचारा अपराधी नसीबा जीवन की आश त्याग कर एक तरफ खड़ा था। बादशाह उसकी तरफ लक्ष्य कर बोला, नसोबा, तुम्हारा अपराध प्राणदंड पाने के योग्य है, परंतु तूने मेरे साथ उपकार किया है और मैंने अभी तक तुझे उसका कुछ बदला नहीं चुकाया है। अतएव तुझे जीवन दान देता हूँ और पुरस्कार में तुझे दरबार का एक काम सौंपता हूँ। अब तुम उसी काम के सहारे से अपना जीवन निर्वाह करो। नसीबा खुशी के मारे फूला न समाया और बड़ी प्रसन्नता से उस पद को स्वीकार किया। बादशाह ने मन में विचार किया कि इस न्याय में बीरबल ने कमाल किया है, इस कारण उसको भी उचित पुरस्कार देना परमोचित है। बादशाह ने 3 पोशाक मंगवाई। उसमें पहली कुछ आभूषणों के साथ असली शेरली को और दूसरी बीरबल को तथा तीसरी नसीबा नामी गुलाम को देकर विदा किया। नसीबा शेरली के चरणों पर गिरकर अपने अपराध की माफी मांगी और उसको आदरपूर्वक अपने मकान पर ले गया। उसने अपना सारा धन शेरली के हवाले कर दिया। शेरली बहुत बड़ा व्यापारी था, उसका सारा कारोबार ईमान पर चलता था। उसने विचार किया,
व्यापार से मेरे धन के अतिरिक्त जो कुछ नसीबा ने अधिक उपार्जन किया है वह उसके परिश्रम का है। उसने अपना असली धन लेकर शेष बचा धन नसीबा के हवाले किया और खुशी खुशी अपने ईरान शहर को लौट गया। अकबर बादशाह को बुद्धिमान पुरुषों से बड़ा प्रेम था। यही खास कारण था जिससे उसके दरबार में नवरत्न सदैव विद्यमान रहते थे। एक दिन दरबार लगा हुआ था और बादशाह अपने राज संबंधी कार्यों को खटाखट निपटा रहा था। उसी के अंतर्गत एक दरबारी बीरबल को नीचा दिखाने के अभिप्राय से बोला, शाहनशाह, क्षमा हो तो गुलाम कुछ अर्ज करे। बादशाह ने उसे बोलने की अनुमति दी। वह बोला, गरीब परवर, आज मुझे रास्ते में एक आदमी से एक अमीर की अजब वार्ता सुनने में आई। वह अमीर अपने भृत्य से कह रहा था, तब मुझे किसी काम का नहीं जान पड़ता कारण कि यूं बड़ा मूर्ख है। दूसरा आदमी उस अमीर का नौकर था। उससे सुनकर चुप न रहा गया और अपने मालिक सेठ से बड़ी विनम्रता से बोला, सेठ जी, यद्यपि मैं आपका सेवक हूं परंतु फिर भी कहना पड़ता है कि आपको अभी तक मनुष्य की कीमत लगाना नहीं मालूम है। यदि आप कुछ भी विचार करते तो स्वयं सिद्ध हो जाता कि मैं आपके लिए कितना लाभदायक हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर मैं चक्कर में पड़ गया और अपने तई कुछ भी हल न कर सका कि मनुष्य की क्या कीमत होता है। पृथ्वीनाथ, आपसे निवेदन करता हूँ कि इसका निपटारा कराकर आप मेरे संदेह को दूर कीजिए। उसके ऐसे प्रश्न को सुनकर बादशाह विचार करने लगा परंतु फिर भी कुछ निश्चित न कर सका। उसने सोचा, आज सेठ का नौकर कहता था कल मेरा कोई दरबारी कह बैठे कि बादशाह क्या चीज है, वह तो हम ही लोगों के बैठाने से गद्दी पर बैठा है, तो फिर मैं उसको क्या जवाब दूंगा। अतएव इसी क्षण मुझे भी अपने मूल्य का निपटारा करा लेना चाहिए। बादशाह ने उस आदमी के प्रश्न को अपनी सभा में दोहराकर सभासदों से अपना मूल्य पूछा। लोग चकराए कि बादशाह के प्रश्न का क्या उत्तर देना चाहिए। इसी बीच एक वृद्ध पुरुष जो बीरबल से ईर्ष्या करता था बोला, गरीब परवर, इस उपस्थित जनता के बीच बीरबल की ही बुद्धि बड़ी है, अतएव इसका निपटारा उसी के द्वारा होना चाहिए। वृद्ध की यह युक्ति बादशाह के मन में बैठ गई और बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बतला सकते हो कि मेरा मूल्य और वजन क्या है। बादशाह का प्रश्न सुनकर बीरबल विचारपूर्वक बोला, पृथ्वीनाथ, यह जौहरियों का काम है क्योंकि मूल्य लगाना वे ही जानते हैं। यदि हुक्म हो तो एक आन में शहर के तमाम औहरी, शर्राफ और साहूकारों को बुलवा लूं। वृद्ध की मंशा बीरबल को फांसने को थी परंतु बीरबल ने अपनी बुद्धिबल से उसी को फंसा दिया क्योंकि वह भी जौहरी ही था। बादशाह के हुक्म से नगर के सब जौहरी, सर्राफ और साहूकार बुलवाए गए। वे सब इस आकस्मिक बुलावे से बहुत घबराए हुए थे। बीरबल बोलानगर जौहरियों, सर्राफ तथा साहूकारों, आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है कि आप लोग मिलकर बादशाह का वजन और मूल्य निश्चित करें। यह सुनकर वे जौहरी अवाक हो गए। किसी की समझ में न आया कि बादशाह का मूल्य और वजन कैसे निश्चित किया जावे। अंत में उनका सरदार गिड़गिड़ाता हुआ बोला, गरीब परवर, इस समय हम लोग सरकारी सूचना पाकर तुरंत भागे चले आ रहे हैं जिस कारण हमारा हृदय भय विह्वल हो रहा है। हमको कुछ देर की मोहलत मिले तो एक जगह अलग बैठकर आपस में विचार कर उत्तर दें। बादशाह ने उस सरदार की बात स्वीकार कर ली और उनकी मदद के लिए बीरबल को भी उनके साथ कर दिया। बीरबल उनको लेकर एक अलग कमरे में चला गया। सबों ने मिलकर कोशिश की परंतु किसो सिद्धांत पर अटल न हुए। बीरबल बोला, यह बात इतनी आसान नहीं है। जो 15वें दिन प्रातःकाल सब जौहरी बीरबल के मकान पर उपस्थित हुए और अशर्फी का तोड़ा लिए हुए बीरबल भी उनके साथ हो लिया।
उधर बादशाह भी 15वें दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। वह शहर के बाहर बाग में एक बड़ा तंबू खड़ा करवाया। उसमें इतनी कुशादह जमीन रखी गई थी कि जिसमें सर्वसाधारण से लेकर बड़े बड़े सेठ साहूकार तक के बैठने के लिए अलग अलग स्थान मिले। 15वें दिन उसी बाग में ठीक समय पर दरबार लगा और तमाम लोग जमा होकर किते से बैठ गए। तंबू के मध्य में बादशाह का सिंहासन था। उसके ठीक सामने जौहरियों को बैठने के लिए जमीन छोड़ी गई थी। बीरबल जौहरियों के दल से पहले पहुंचा। थोड़ी देर बाद जौहरियों का दल भी जा पहुंचा। सब लोग किते से खाली स्थान पर बैठाए गए और उनके मध्य अशरफियों का तोड़ा रख दिया गया। फिर क्या पूछना था, उनमें से प्रत्येक जौहरी एक दो अशरफी को तराजू पर रखकर बटखरे से तौलना शुरू किए। कुछ कालोपरांत एक जौहरी बोला, मिल गई, मिल गई, मिल गई। जिस बात की तलाश थी वह मिल गई। इतने में उनका मुखिया उठा और उस अशरफी को लेकर बादशाह के कदमों पर जा रखा। लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। बादशाह को एक तरफ विस्मय और दूसरी तरफ हर्ष हुआ। वह उस अशरफी को अपने हाथ में लेकर बोला, क्या मेरी कीमत यही एक अशरफी है? बूढ़े जौहरी ने गंभीरता पूर्वक उत्तर दिया, जी हाँ, यह अशरफी आपका मूल्य है और यही श्रीमान का वजन है। यह अन्य अशरफियों से एक रत्ती बड़ी है, इस कारण इसके समान दूसरी अशरफी नहीं है। पृथ्वीनाथ, हम प्रजागण साधारण अशरफी हैं और आप इस बड़ी अशरफी के समान हैं। बादशाह ने पूछा, तो क्या मुझ में और अन्य दूसरे मनुष्यों में केवल एक रत्ती का ही अंतर है? शर्राफों का मुखिया बोला, जी हाँ, गरीब परवर, इसमें कुछ भी संदेह करने की बात नहीं है। आप में और आपकी प्रजा में केवल इतना ही अंतर है कि प्रजा आपके अधीन रहने के लिए बनाई गई है और आप प्रजा को अपने अधीन रखने के लिए हैं। आप प्रजाओं में जिस प्रकार बड़े समझे जाते हैं, उसी प्रकार यह अशरफी भी अन्य अशरफियों में श्रेष्ठ साबित हुई है। आपके बैठने को ऊंचा आसन मिलता है और प्रजावर्ग को बैठने के लिए नीचा आसन दिया जाता है। इन्हीं सब कारणों से निश्चित हुआ कि यही अशरफी आपका मूल्य है। जौहरी की उपरोक्त युक्तिभरी वार्ता सुन बादशाह गदगद हो गया और उसको उसके साथियों सहित अच्छा पुरस्कार देने की आज्ञा दी। जौहरी का मुखिया पुरस्कार पाकर मन ही मन बीरबल को आशीर्वाद देता हुआ अपनों मंडली के सहित नगर को चला गया और सभा भंग हुई। दिल्ली शहर में एक सनातनी धनवान रहा करता था। उसके कुकृत्यों से अक्सर लोगों को बड़ी तकलीफ होती थी, परंतु वह धनाढ्य किसी की एक न सुनता। वह हमेशा गुप्त रूप से मनमानो किया करता था, परंतु ऊपर से बादशाह के भय से भलामानस बना रहता। एक दिन उसे एक नई शरारत सूझी। एक चित्रकार को बुलवाकर उसे अपना चित्र बनाने की आज्ञा दी। उससे पहले ही ऐसी शर्त तय करा ली कि अगर चित्र बनाने में बार भर भी अंतर पड़ेगा तो पुरस्कार नहीं दिया जाए। दोनों की आपस में लिखा पढ़ी हो गई। वह घर जाकर बड़ी सावधानी से चित्र बनाने लगा। चित्र बनकर तैयार हो गया तो उसे लेकर धनवान के पास पहुंचा। जब उसके आने का समाचार नौकरों ने दिया तो वह अपनी सूरत बदलकर उसके सामने आया। उसे देख बेचारा चितेरा दंग हो गया। उसके मुख से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं निकलत था। लाचार दूसरा चित्र फिर से बना लाने की प्रतिज्ञा कर घर लौट गया। नए स्वरूप का जब दूसरा चित्र बनाकर ले गया तो फिर उस रईस ने अपना आकार बदलकर उसमें अंतर दिखलाया। इसी प्रकार चित्रकार ने क्रमशः 5 चित्र बनाकर तैयार किया, परंतु उसकी पूर्तता के कारण कोई चित्र की उसके चेहरे से न मिल सका। अंत में चित्रकार को उसकी ठगी पर संदेह हो गया और वह उससे अपना पुरस्कार मांगा। रईस उसे फटकारता हुआ बोला, तू इतना भी समझदारी नहीं रखता।
जब मेरे अनुकूल चित्र ही नहीं बना सकता तो फिर पुरस्कार किस बात का लेगा। नाहक इसी चिरते पर अपने को चित्रकार बतलाकर लोगों को ठगता है। सीधे यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तेरी धूर्तता का भली भांति बदला चुकाऊंगा। गर्जे इसी प्रकार दोनों के दरमियान देर तक तू मैं हुई, फल कुछ न निकला। लाचार होकर बेचारा चित्रकार बीरबल की शरण में गया। अपना सारा समाचार कहकर बीरबल को 5 चित्रों को दिखलाया। सब बातों को देख सुनकर बीरबल ताड़ गया कि उस रईस ने इस बेचारे को ठगा है। उसको स्वरूप बदलने की विद्या हासिल है, जिस कारण इसे सहल में हो ठग लेता है। वह बोला, यदि तुम मेरे कहे अनुसार चलोगे तो तुम्हें अवश्य लाभ होगा। चित्रकार सहमत हो गया। बीरबल ने कहा, बाजार से एक अच्छा शीशा खरीद लावो, फिर 2-3 दिनों के पश्चात उसे लेकर उस रईस के पास जाना। साक्षी के लिए गुप्त रूप से मेरे 2 कर्मचारी तुम्हारे साथ रहेंगे। उससे जाकर कहना कि इस बार मैं आपका उत्कृष्ट चित्र खींच लाया हूँ। जब देखने को मांगे तो वही शीशा उसके सामने रख देना। शीशा में वह अपना स्वरूप बदल न सकेगा और इस भांति आसानी से तुम्हारे काबू में आ जाएगा, कारण कि दर्पण में उसका तात्कालिक स्वरूप भाषित होगा। कई दिनों का अंतर देकर चित्रकार बाजार से एक हलब्बा शीशा खरीद लाया, फिर गुप्तचरों के साथ रईस के घर गया और उससे मिलकर बोला, महाशय जी, इस बार मैं बहुत होशियारी से आपका चित्र बना लाया हूँ। आशा है कि मेरे इस कठिन परिश्रम से आप खुश होंगे। ऐसी चोखाई की बातें दर्पण रईस के सामने रख दिया। धनाढ्य बोला, वाह क्या खूब! यह मुझे आईना क्यों दिखला रहा है? वह चित्र दिखला जिसकी तूने अभी इतनी प्रशंसा की है। चित्रकार ने उत्तर दिया, महाशय जी, यही आपका तद्रप चित्र है। तब तो रईस के कान खड़े हो गए और वह अपनी ठगी छिपाने के लिए उससे बोला, तुझे मैंने अपना चित्र बनाने को भला कब कहा था? चित्रकार ने कहा, आप बात क्यों पलटते हैं? आपके आर्डर से मैंने बारी बारी 5 चित्र बनाकर दिखलाया, परंतु हर बार आपने नापसंद कर मुझे कोरा लौटा दिया। अब इस बार इतनी कतरव्योत कर बना लाया तो नकारने पर कटिबद्ध हुए हो। यह नहीं होने का। मेरे आपके बीच जो शर्तें पहले निश्चित हो चुकी हैं उसे पूरी कीजिए। रईस ने देखा कि यह तो अच्छी बला लेकर आया है, इसे मूर्ख बनाकर ठगना चाहिए। वह एकदम न कर गया। तब बीरबल के गुप्तचर बोले, आपको बादशाह के पास चलना पड़ेगा। आपने इससे 6 बार चित्र बनवाया और रुपया एक भी नहीं दिया, अब तुम्हारी ठगी नहीं चलने की। रईस आंख दिखलाता हुआ उत्तर दिया, वाह अच्छे आए। तुम मुझे दरबार में ले जाने वाले कौन होते हो? तब गुप्तचरों ने अपना असली लिबास खोलकर दिखलाया। रईस का होश ठिकाने आ गया और विवश होकर चित्रकार को रुपए देने पर उतारू हुआ। मामला बढ़ चुका था, इसलिए सिपाहियों ने उसे ऐसा न करने दिया और पकड़कर बीरबल के पास ले गए। बीरबल तो उसके ठगी का हाल पहले ही सुन चुका था। जब वह आया तो उससे बहुतेरा प्रश्न उसी संबंध का किया, परंतु वह उन प्रश्नों का एक भी उचित उत्तर न दे सका। बीरबल ने उसे 10 मिनट में सोचकर उत्तर देने की आज्ञा दी। फिर भी कुछ न बोला। बोलता कहाँ से कहीं बालू पर भीत उठाई जा सकती है। बीरबल ने सिपाहियों को कोड़े लगाने की आज्ञा दी। वे पास ही में उपस्थित थे। हुक्म पाते ही कोड़ा लेकर आगे आए। कोड़ा देखते ही रईस का होश ठिकाने आ गया और उसने तुरंत अपना दोष स्वीकार कर लिया। बीरबल उसे कठिन दंड देकर जेल भेज दिया। बादशाह अकबर मुगल काल के जाने माने प्रसिद्ध बादशाह माने जाते थे। अकबर बड़े शौकीन और खुशी मिजाजी सितारों के बादशाह थे। एक बार की बात है कि बादशाह अकबर का जन्म दिवस निकट आ रहा था। जन्म दिवस को राजभवन के लिए नियुक्त किया गया था।
सभी दरबारी और बादशाहों के बागान आने लगे और बादशाहों को उनके जन्मदिन की बधाई देने लगे। हर किसी को खुश करने के लिए उनके लिए कुछ ना कुछ लाभ जरूर लाएं। सभी बुरे लोगों के तोहफों को अपने हाथ से स्वीकार कर अपने सेवक को दे दो। बादशाह को अलग अलग ब्रांड के मसालों का बहुत मोह था। बदहवास अपने मन ने ऐसे दबाए थे कि अभी तक कोई विशेष रंग नहीं आया। तभी कोई मित्र बादशाह के लिए कोलोन लेकर आया। बादशाह ने कोल्टन को देखकर अपना संयम खो दिया और उस कोलन की सीसी को अपने दाएं हाथ में लेकर हाथ को पीछे किया और उस सीसी को छोटा सा ते करते हुए कहा, हम्मा हमारी नजर सारे तोहफों में एक जैसी तलाश में थी। इतने में कोलोन की एक बूंद नीचे गिर गई। गिरती हुई हूबहू बादशाह के सामने थी। अब खराब उस ऑफर को किसी भी तरह से वैकल्पिक नहीं जाना चाहिए। मोटे तौर पर नामांकन को लपकना चाहा, लेकिन नामांकन पर गिर गया और रुई की गहराई में समा गया। बादशाह की ऐसी हरकत बीरबल ने देखी और ऐसी हरकतें बीरबल ने देखीं। खराब फाटक से अपने मूल किरदार में आए बादशाह रात भर सोए नहीं, इस बात को लेकर बीरबल उनके बारे में क्या सोचेंगे। सारी रात बोले बाएं हाथ को सर के नीचे और दाएं हाथ से वापस बुलाते रहे और सुबह इसकी हल रंग का फैसला किया। ऐसा विचार कर बादशाह सो गए। सुबह सुबह ही बादशाह ने अपने 5 दसियों को बुलाया और हुक्म की जाओ अपने महल में भी दिए गए कोलोन सारे कोलन को एक होद में डाल दो। हुक्म सहित सभी बटलर झटकाक से सारे महल को बाजार कर फाटक से सारे कोल को हौद में डाल दिया गया। फिर बादशाह ने सारे मंत्रिमंडल को दरबार में इकट्ठा कर दिया ताकि सभी लोग अकबर की महानता को समझ सकें। फिर बादशाह ने एक पौराणिक कथा लिखी, बादशाह अकबर के दरबार से जिसे किसी को भी नहीं लेना चाहिए, बादशाह अकबर के दरबार से किसी को नहीं मिलना चाहिए। ऐसा करके बादशाह ये शो चाहते थे कि वो कोलून की एक पोशाक तो क्या पूरे हुड की कुर्बानी डिजाइन को तैयार हैं। बीरबल को ये सब समझ आ गया और भाप ने लिया कि हो न हो कल की घटना का ही परिणाम है। बीरबल से नहीं आया और पूछा झापना ये सब किस लिए। अरे बीरबल, दान पुण्य करना चाहिए। अब बीरबल क्या कहें। बीरबल ने कहा था, एक बूंद से खोई प्रतिष्ठा हौद में कहा जाएगा। लेकिन बीरबल चुप रहे और मन में राजपूत कर बादशाह के काम की शोभा बढ़ाने लगे।